नमस्कार। नई उम्मीदें, नए सपने और नई शुरुआत, क्योंकि हर सुबह लेकर आती है अवसर अपार और हम आपके लिए लेकर आते हैं नया सवेरा। बिल्कुल, यहाँ हम बात करेंगे नए भारत की, साथ ही साथ अखबारों में प्रकाशित वो खबरें भी होंगी। हमारे खास सेगमेंट प्रेस रिपोर्ट्स में आपको बताएंगे आत्मनिर्भर होते भारत की झलक, साथ ही साथ आर्थिक विकास की भी दिखाएंगे झलक। और खेल जगत में क्या कुछ है हिट, कैसे रह सकती है आपकी सेहत फिट, करेंगे इस पर भी बात। बिल्कुल करेंगे टेक टॉक और नजर डालेंगे वर्ल्ड वॉच पर, हर वो बात जो आपके दिन को बनाने वाली है खास। तो नमस्कार, मैं हूं शहला निगार और मेरे साथ है मेरी सहयोगी संध्या। बिल्कुल, तो आइए नया सवेरा की करते हैं शुरुआत सुर्खियों के साथ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज आंध्र प्रदेश के दौरे पर। कुर्नूल में 13,430 करोड़ रुपए की विकास परियोजनाओं की करेंगे शुरुआत। श्रीशैलम में श्री भ्रामरांबा मल्लिकार्जुन स्वामी वल्ला देवस्थानम में करेंगे दर्शन पूजन। भगोड़े अपराधियों के प्रत्यर्पण से जुड़ी चुनौतियों और रणनीतियों पर चर्चा के लिए सीबीआई का सम्मेलन आज। गृह मंत्री अमित शाह करेंगे उद्घाटन। नार्को, आतंकवाद, साइबर क्राइम जैसे मुद्दों पर भी होगी बात। बिहार में बीजेपी ने जारी की प्रत्याशियों की अंतिम सूची। आज सम्राट चौधरी समेत कई दिग्गज भरेंगे नामांकन। घटक दलों से बिना समझौता कांग्रेस ने भी घोषित किए अपने उम्मीदवार। रिकॉर्ड स्तर पर पहुंचा वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड का स्तर। 2023-24 में 3.5 पार्ट्स प्रति मिलियन की हुई वृद्धि। डब्ल्यूएमओ ने अमेरिका के जंगलों की आग को माना जिम्मेदार। कॉमनवेल्थ गेम्स 2030 की मेजबानी भारत को मिलना लगभग तय। फेडरेशन के एग्जीक्यूटिव बोर्ड ने रखा अहमदाबाद के नाम का प्रस्ताव। 26 नवंबर को अंतिम फैसला। और आपको बता दें कि आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आंध्र प्रदेश के दौरे पर रहेंगे। शुरुआत होगी श्रीशैलम में श्री भ्रामरांबा मल्लिकार्जुन स्वामी वल्ला देवस्थानम में पूजन और दर्शन के साथ। इसके बाद पीएम श्री शिवाजी स्फूर्ति केंद्र भी जाने वाले हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने आंध्र प्रदेश दौरे की शुरुआत नंदयाल जिले से करेंगे। पीएम श्री भ्रामरांबा मल्लिकार्जुन स्वामी वर्ला देवस्थानम में दर्शन और पूजा अर्चना करेंगे। ये पवित्र स्थल 12 ज्योतिर्लिंगों और 52 शक्तिपीठों में से एक है। एक ही मंदिर परिसर में ज्योतिर्लिंग और शक्तिपीठ का होना इस मंदिर को ऐतिहासिक बनाता है। मोदी आने के खुशी में हम लोग पूरा लोग आ गया। हार्टली वेलकम टू मोदी सर। जो प्रधानमंत्री साहब ये आंध्र प्रदेश में श्री मल्लिकार्जुन स्वामी मंदिर को आने वाले हैं, ये तो दुनिया का टाइगर है। जब प्रधानमंत्री साहब आ रहे हैं ऑटोमेटिकली इधर डेवलपमेंट जॉब अपॉर्चुनिटी भी मिलता है। प्रधानमंत्री जो हमारा नरेंद्र मोदी जी यहाँ पधारा है श्रीशैलम में, हमें बहुत खुशी की बात है। ये हमारे इंडिया के लिए बहुत बढ़िया है और ये हमारा बहुत प्रसिद्ध ज्योतिर्लिंग है। इसका दर्शन करने के लिए आ रहे हैं। यहाँ का प्रजा जो है बहुत ही खुशी है। मल्लिकार्जुन के दर्शन करने के लिए, जो कि ज्योतिर्लिंगों में आता है, उनके दर्शन करने के लिए आया हूँ। बड़ी मान्यता सुनी थी और यहाँ के दर्शन करके मन को प्रसन्नता मिली। जैसे कि इंडिया में 12 है ज्योतिर्लिंग। अभी हमने रिसेंटली उज्जैन, श्री महाकाल और ओमकारेश्वर के दर्शन करके फिर यहीं पे हैं तीसरे जो आज पूरे हुए हैं दर्शन। बहुत अच्छा लगा, बहुत ही सुंदर मंदिर और बहुत ही अच्छा अनुभव। ओम नमः शिवाय। Both Shaktipeeth and Jyotirlinga situated in one prakara. So second Jyotirlinga and sixth Shaktipeeth. On an average, the footfall of Srisailam is 30 to 35,000. On peak days, it touches nearly 50 to 60,000. During Mahashivratri and festivals, even 85 to 1 lakh above, we are catering the needs of pilgrims.
पीएम श्रीशैलम स्थित श्री शिवाजी स्फूर्ति केंद्र भी जाएंगे। इस स्मारक परिसर में एक ध्यान मंदिर है जिसके चारों कोनों पर 4 प्रतिष्ठित किलों प्रतापगढ़, राजगढ़, रायगढ़ और शिवनेरी के मॉडल स्थापित हैं। इसके केंद्र में छत्रपति शिवाजी महाराज की गहन ध्यान मुद्रा में एक प्रतिमा है। उर्मिलेश के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और श्रीशैलम में पूजन दर्शन के बाद प्रधानमंत्री कुरनूल जाएंगे और वहां पर आंध्र प्रदेश के लिए हजारों करोड़ रुपए की विकास परियोजनाओं की शुरुआत करेंगे और इन परियोजनाओं से औद्योगिक विकास, ऊर्जा, सड़क और रेलवे को विस्तार और नई गति भी मिलेगी। अपने आंध्र प्रदेश दौरे में प्रधानमंत्री राज्य को 13,430 करोड़ रुपए की विकास परियोजनाओं का उपहार देंगे। ये परियोजनाएं उद्योग, विद्युत पारेषण, सड़क, रेलवे, रक्षा विनिर्माण और पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस सहित प्रमुख क्षेत्रों से जुड़ी हुई हैं। केंद्र सरकार जो हमारे को सहायता दे रहा है उसके वजह से आज दुनिया के बेहतरीन चीज़ें, जैसे अपन देखें गूगल का गीगाबाइट का जो डेटा सेंटर आ रहा है विशाखापट्टनम में आज TCS आ रहा है, आज विशाखापट्टनम में CP आ रहा है, विशाखापट्टनम में अब जो दुनिया के बेहतरीन जो इन्वेस्टर्स है पूरे आ रहे हैं। ऐसी अपने रायलसीमा में अपने एरोस्पेस का आ रहा है। अरे ऐसा हमारा अमरावती को भी गौरव प्रधानमंत्री जी ने उनका साकार दिया है। प्रधानमंत्री जिन परियोजनाओं का शुभारंभ और शिलान्यास करेंगे उनमें 2,880 करोड़ रुपए से अधिक की कुरनूल 3 पूलिंग स्टेशन ट्रांसमिशन प्रणाली सुदृढ़ीकरण परियोजना का शिलान्यास, 4,920 करोड़ रुपए की ओरवारकल औद्योगिक क्षेत्र और कड़प्पा में कोपरथी औद्योगिक क्षेत्र की आधारशिला, सव्वावरम से शीलानगर तक 6 लेन वाले ग्रीनफील्ड राजमार्ग की आधारशिला, 1200 करोड़ रुपए से अधिक की कई प्रमुख रेल परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण और 1,730 करोड़ रुपए की लागत से निर्मित गेल इंडिया लिमिटेड की श्रीकाकुलम अंगुल प्राकृतिक गैस पाइपलाइन राष्ट्र को समर्पित किया जाना शामिल है। मोदी साहब इधर आएंगे, श्रीशैलम है, कर्नूल प्रोग्राम है, बहुत इसलिए अच्छा इधर मेंटेनेंस करने के लिए सब बहुत खुश करते हैं। खुशी की बात है यहाँ पर। ये मेन मकसद इसका क्या है बोले तो पूरा GST को, वो GST के स्लैब्स कम करने की वजह से पूरों को, सारे यहाँ अमीर ने गरीब ने, पूरे भारत देश के जितने भी लोग हैं सबको इसका फ़ायदा मिलेगा। और ये हमारे को आने वाली दीपावली ये GST के वजह से पहले ही सबको, हमारे भारत देश में सबको पहले ही दीपावली आ गई GST स्लैब्स कम करने की वजह से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आंध्र प्रदेश आ रहे हैं कुरनूल, और यहाँ पर आप देखें उत्साह देखने को बनता है NDA के कार्यकर्ताओं में। उनका कहना है कि तमाम निवेश प्रस्तावों की झड़ी लगी है जब से राज्य में चंद्रबाबू नायडू की अगुवाई में NDA सरकार बनी है और केंद्र सरकार की तरफ से तमाम पैकेज दिए गए हैं। और यहाँ GST पर राहत मिलने के बाद खास तौर पर उत्साह देखने को मिल रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दौरे से तमाम विकास परियोजनाओं की सौगात भी आंध्र प्रदेश की जनता को मिलने वाली है। कैमरामैन मुकेश के साथ शैलेंद्र मिश्र, DD न्यूज, आंध्र प्रदेश। और कुरनूल से ही हमारे संवाददाता शैलेंद्र मिश्र हमारे साथ जुड़ गए हैं। शैलेंद्र, सबसे पहले तो यही बताइए कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज विकास की कई सौगात लेकर आंध्र प्रदेश पहुंचने वाले हैं। कितना उत्साह यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है, साथ ही साथ जिन प्रोजेक्ट के आज प्रधानमंत्री शुरुआत करेंगे वो किस तरह से आंध्र प्रदेश को, पूरे आंध्र प्रदेश को और भी गति देता हुआ नजर आएगा? संध्या, निश्चित तौर पर तकरीबन 13,500 करोड़ से अधिक की परियोजनाएं हैं जिसका उद्घाटन या शिलान्यास प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करने जा रहे हैं। इसमें रेलवे प्रोजेक्ट हैं, सड़क प्रोजेक्ट है और ग्रीन हाईवे है। इसके साथ ही साथ पेट्रोलियम सेक्टर से भी जुड़े प्रोजेक्ट हैं। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि आंध्र प्रदेश को तेजी से विकास की रफ्तार पर आगे बढ़ाने के लिए ये प्रोजेक्ट बहुत मददगार साबित होंगे। साथ ही साथ पावर से जुड़े प्रोजेक्ट हैं। हमने जब कल यहाँ के आंध्र प्रदेश के राजस्व मंत्री से बातचीत की तो उन्होंने कहा कि देखिए कि सिर्फ यही 13,500 करोड़ के प्रोजेक्ट ही नहीं, बल्कि आप पूरे आंध्र प्रदेश में देखें तो बड़ी बड़ी कंपनियां अपने प्रोजेक्ट लगा रही हैं। जिस तरह से अब ये कहा जा रहा है कि सबसे बड़ा डाटा सेंटर यहीं पर विशाखापट्टनम में बनने वाला है और तमाम निवेश परियोजनाएं जो आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर या फिर जो हम आधुनिक सेक्टर जिन्हें कहते हैं अर्थव्यवस्था के, उनसे जुड़ी तमाम विकास परियोजनाएं एक एक करके आंध्र प्रदेश में लग रही हैं, जिससे आंध्र प्रदेश की विकास की जो रफ्तार है उसको एक नई गति मिलने वाली है। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आंध्र प्रदेश का दौरा दरअसल जो हम विरासत के साथ विकास की बात केंद्र सरकार करती है उस दिशा में बहुत महत्वपूर्ण है
और हम जानते हैं कुर्नूल में आप देखें कि जीएसटी राहत के बाद ये आंध्र प्रदेश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का पहला दौरा है, तो ऐसे में उसको सेलिब्रेट करने की भी तैयारी है। वो उसको एक तरह से देखें कि हमने कल बात की तमाम लोगों से, आम लोगों से, व्यापारियों से, वो बहुत प्रसन्न है इस बात को लेकर कि जीएसटी की राहत मिली है। अब 2 स्लैब में जिस तरह से एक बड़ी राहत मिली और उसका असर भी दिखा है, तो कह रहे हैं कि दीपावली से पहले दीपावली हम मना रहे हैं जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कुर्नूल आ रहे हैं, आंध्र प्रदेश आ रहे हैं। बिल्कुल, कहीं कह सकते हैं कि विकास की एक नई बयार जो है वो बहती हुई नजर आएगी आंध्र प्रदेश में। जिस तरह से ऊर्जा, सड़क और रेलवे से जुड़े कई एक प्रोजेक्ट्स का प्रधानमंत्री जो है शुभारंभ करेंगे। कहीं ना कहीं जब भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का दौरा होता है किसी भी राज्य में, हमने देखा है तो एक अलग तरह का उत्साह और ऊर्जा लोगों में देखने को मिलती है। आंध्र प्रदेश में किस तरह का उत्साह लोगों के, आमजन के बीच में? देखिए, 2 स्तर पर हम देख रहे हैं कि लोग यहाँ पर बहुत बातें कर रहे हैं। पहली बात तो ये कि जीएसटी राहत को लेकर उनको लगता है कि आम उपभोक्ता जो है उसको एक बड़ी राहत मिली है आंध्र प्रदेश में, देश भर में, और व्यापारी बहुत खुश हैं कि उनका जो बिक्री है वो बहुत बड़ी है। दूसरी बात यह है कि जब से हम जानते हैं कि आंध्र प्रदेश और तेलंगाना ये 2 अलग अलग राज्य बने हैं, तो आंध्र प्रदेश में विकास की रफ्तार तेज हो, इसको लेकर लोग बहुत बात करते हैं। उनका कहना है कि जब से एनडीए की सरकार आई है, चंद्रबाबू नायडू की अगुवाई में, तमाम जो एनडीए के सहयोगी दल हैं, बीजेपी हो या पवन कल्याण की पार्टी हो, तब तमाम बड़ी विकास परियोजनाओं पर आगे बढ़ा गया है और जो माहौल बना है उससे बड़ी कंपनियां आ रही हैं। क्योंकि उनको लगता है कि आंध्र प्रदेश में जब संयुक्त आंध्र प्रदेश था तो हैदराबाद को हैदराबाद बनाने में चंद्रबाबू नायडू की बहुत बड़ी भूमिका थी। तमाम आईटी कंपनियां वहां पर आई थी और अब विशाखापट्टनम हो या फिर अमरावती हो, इस तरह से उसे विकास के दौड़ में आगे ले जाना है। बड़ी बड़ी कंपनियां हैं आधुनिक सेक्टर की, आईटी में या बाकी इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर में, डाटा साइंस में, या जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर की बड़ी कंपनियां हो, तो वो अब बड़े बड़े निवेश प्रस्तावों के साथ आंध्र प्रदेश आ रही हैं। और यहाँ के लोग ये कहते हैं कि दरअसल एनडीए की जो सरकार है उससे विकास की रफ्तार तेज हुई है। और अब जब प्रधानमंत्री ठीक दीपावली से पहले आ रहे हैं तो बहुत बड़ा संकेत है, क्योंकि एक सेलिब्रेशन देश भर में हो रहा है जीएसटी राहत को लेकर, उसका भी एक असर दिखाई दे रहा है यहाँ व्यापारियों में, आम लोगों में, और एनडीए के कार्यकर्ता तो विशेष तौर पर उत्साहित हैं। बिल्कुल, तो कहीं भी अगर सड़क की या फिर रेलवे की अगर विकास परियोजनाओं की शुरुआत होती है संध्या, तो कहीं ना कहीं उससे विकास को एक नई रफ्तार तो मिलती ही है, साथ साथ रोजगार के जो तमाम अवसर है वो भी और ज्यादा खुलते हुए नजर आते हैं। बहुत धन्यवाद शैलेंद्र, तमाम अपडेट हमारे दर्शकों से साझा करने के लिए। और फिलहाल रुक रहे नया सवेरा में एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। कभी नाच गाना और बेहतरीन खाना, कभी सास बहू की नोक-झोंक में स्वाद का मुस्कुराना, कभी रिश्तों में मुस्कुराहट और स्वाद भरना। असली मसालों का उपहार एमडीएच बनाए खास हर त्योहार, क्योंकि हर रिश्ता है स्वाद से जुड़ा। आइए मनाए खुशियों की दीपावली एमडीएच मसालों वाली। मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, हमारी पसंद, हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया हो गया स्टील। कभी नाच गाना और बेहतरीन खाना, कभी सास बहू की नोक-झोंक में स्वाद का मुस्कुराना, कभी रिश्तों में मुस्कुराहट और स्वाद भरना। असली मसालों का उपहार एमडीएच बनाए खास हर त्योहार, क्योंकि हर रिश्ता है स्वाद से जुड़ा। आइए मनाए खुशियों की दीपावली एमडीएच मसालों वाली। ब्रेक के बाद स्वागत है, नया सवेरा देख रहे हैं आप। आपको बता दें कि गृह मंत्री अमित शाह आज सीबीआई के 2 दिवसीय सम्मेलन का उद्घाटन करेंगे और इस सम्मेलन का विषय है भगोड़े अपराधियों का प्रत्यर्पण, चुनौतियां और रणनीतियां। सम्मेलन में केंद्रीय और राज्य पुलिस एजेंसियों के वरिष्ठ पुलिस अधिकारी भी शामिल होंगे। सम्मेलन में भगोड़ों को ट्रैक करने और उन्हें भारत वापस लाने के प्रयासों पर चर्चा होगी। इस दौरान गृह मंत्रालय और विदेश मंत्रालय सहित अन्य हितधारक भी भाग लेंगे। दरअसल कई देशों में वांछित भारतीय भगोड़ों के संबंध में 300 से अधिक प्रत्यर्पण अनुरोध लंबित हैं और इस सम्मेलन में कानून प्रवर्तन एजेंसियां और विशेषज्ञ इन चुनौतियों पर विचार विमर्श करेंगे ताकि इन भगोड़े अपराधियों के शीघ्र प्रत्यर्पण के लिए एक रोड मैप, एक खाका तैयार किया जा सके।
और वहीं हम बात करते हैं नक्सलवाद की, क्योंकि देश में अब नक्सलवाद से सबसे अधिक प्रभावित जिलों की संख्या 6 से घटकर मात्र 3 रह गई है। केंद्रीय गृह मंत्रालय के अनुसार छत्तीसगढ़ में अब केवल बीजापुर, सुकमा और नारायणपुर ही वामपंथी उग्रवाद से सबसे ज्यादा प्रभावित जिले हैं। मंत्रालय ने एक बयान में कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली सरकार 31 मार्च 2026 तक नक्सलवाद की समस्या को पूरी तरह से समाप्त करने के लिए प्रतिबद्ध है। इस वर्ष 800 से अधिक उग्रवादी गिरफ्तार हुए हैं, जबकि 312 वामपंथी उग्रवादियों को मार गिराया गया है। 1600 से अधिक उग्रवादी आत्मसमर्पण कर मुख्यधारा में शामिल हो चुके हैं। सरकार को बहुआयामी दृष्टिकोण आधारित राष्ट्रीय कार्य योजना और नीति को कठोरता से लागू कर नक्सल खतरे से निपटने में ये बड़ी कामयाबी मिली है। और अब बात बिहार चुनाव से जुड़ी हुई कर लेते हैं, क्योंकि बिहार में भाजपा ने विधानसभा चुनाव के लिए 18 उम्मीदवारों की तीसरी और अंतिम सूची भी जारी कर दी है। पार्टी ने नरकटियागंज से संजय पांडे, चिनपटिया से उमाकांत सिंह और चिरैया से लाल बाबू प्रसाद गुप्ता को प्रत्याशी बनाया है। बीना देवी कोचाधामन सीट से, सतीश कुमार यादव राघोपुर से और मुरारी पासवान पीरपैंती से चुनाव लड़ेंगे। और इस सूची के साथ ही पार्टी ने अपने खाते की सभी 101 सीट पर उम्मीदवारों के नामों की घोषणा कर दी है। और वहीं एनडीए के सहयोगी दल राष्ट्रीय लोक मोर्चे के भी 4 उम्मीदवारों के नाम सामने आए हैं। इस समझौते के तहत कुशवाहा की पार्टी को 6 सीट मिली है। फिलहाल बाजपट्टी और फारूक की विधानसभा खाली रखी गई है। इसमें खास बात यह है कि सासाराम से कुशवाहा की पत्नी स्नेहलता चुनाव लड़ेंगी। मधुबनी से माधवानंद और उजियारपुर से प्रशांत कुमार पंकज को टिकट दिया गया है। दिनारा सीट से आलोक कुमार सिंह को पार्टी ने अपना प्रत्याशी बनाया है। इससे पहले कल उपेंद्र कुशवाहा ने गृह मंत्री अमित शाह से अपनी कुछ बातों को लेकर मुलाकात भी की थी। इसके बाद दिल्ली से पटना पहुंचते ही उन्होंने 4 प्रत्याशियों के नामों की घोषणा कर दी। और बिहार विधानसभा चुनाव के पहले चरण के नामांकन की अंतिम तारीख कल है और आज कई बड़े नेता जो है पर्चा दाखिल करने वाले हैं, जिनमें से एक सम्राट चौधरी भी हैं। बिहार के उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी तारापुर सीट से भाजपा उम्मीदवार के रूप में अपना नामांकन पत्र दाखिल करेंगे। इस दौरान उनके साथ बिहार के तमाम बड़े नेता मौजूद रहने वाले हैं। तारापुर सीट जमुई लोकसभा क्षेत्र में आता है। तो बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर सरगर्मियां तेज है। राजनीतिक दलों ने अपनी पूरी ताकत झोंक रखी है। तो वहीं यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ भी आज चुनावी सभा को संबोधित करने के लिए बिहार के दौरे पर हैं। और इस दौरान सीएम योगी आदित्यनाथ ने सोशल मीडिया पर पोस्ट करते हुए कहा कि माता जानकी की पावन भूमि एवं भगवान बुद्ध की ज्ञान भूमि बिहार में आज तारापुर और सहरसा की जनता जनार्दन के बीच जाकर संवाद करने का अवसर मिलेगा और यही लोकतंत्र की सबसे बड़ी शक्ति है। बिहार की विकास यात्रा को और अधिक गति, गरिमा और गौरव देने के लिए डबल इंजन की सरकार सतत आगे बढ़ती रहेगी। ये बात भी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कही है। और वहीं महागठबंधन की बात की जाए तो अभी तक सीटों का बंटवारा नहीं हो पाया है, जबकि नामांकन भरने का कल आखिरी दिन है। आरजेडी और कांग्रेस के बीच सीटों की संख्या को लेकर असमंजस की स्थिति कायम है। और इस बीच वक्त गुजरता हुआ देखकर कांग्रेस ने सीईसी की बैठक में तय उम्मीदवारों को पार्टी का सिंबल दे दिया है, जो अब चुनाव लड़ेंगे। दरअसल कांग्रेस चुनाव समिति की दिल्ली में 2 दिनों की मशक्कत के बाद प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष राजेश राम, विधानमंडल दल के नेता डॉक्टर शकील अहमद खान और प्रभारी कृष्णा लवरू के साथ कल शाम पटना पहुंचे और पटना एयरपोर्ट से सभी नेता सीधे डॉक्टर शकील अहमद खान के सरकारी आवास में बनाए गए वॉर रूम में इकट्ठे हुए। यहाँ पर कांग्रेस प्रत्याशियों को बारी बारी से बुलाया गया और पार्टी का सिंबल दे दिया गया। आपको ये भी बता दें कि विक्रम सीट से अनिल कुमार, वैशाली से संजीव सिंह, रीगा से अमित कुमार दुन्ना और फुलपुरा से सुबोध मंडल को उम्मीदवार बनाया गया है।
तो बिहार की सियासत पर और ज्यादा बातचीत करने के लिए हमारे साथ हमारे सहयोगी मधुरेश नारायण जुड़ गए हैं पटना से। मधुरेश, सियासी सरगर्मियां जो है लगातार अब बढ़ती जा रही हैं। बीजेपी ने अपने सभी जो है उम्मीदवारों के नामों की घोषणा कर दी है, लेकिन अगर हम बात करें महागठबंधन की तो वहां पर अभी भी रस्साकशी, असमंजस की स्थिति अभी भी कायम है। हाँ बिल्कुल, देखिए एनडीए में बीजेपी ने सबसे पहले 71 उम्मीदवारों की लिस्ट जारी की थी। उसके बाद कल दोपहर 12 उम्मीदवारों की लिस्ट जारी की गई और देर रात 18 उम्मीदवारों की लिस्ट जारी कर दी गई, यानी कुल 101 उम्मीदवार की लिस्ट जारी की गई है। बीजेपी को 101 उम्मीदवार ही प्रत्याशी ही अपनी पार्टी की तरफ से विधानसभा चुनाव में उतारना था और इतने ही प्रत्याशी जदयू को भी उतारना था। दूसरी तरफ जीतन राम मांझी ने भी उनको 6 सीटें मिली थी अपने प्रत्याशी उतारने के लिए। अपने 6 सीटों पर उन्होंने अपने प्रत्याशियों की घोषणा कर दी है। दूसरी तरफ उपेंद्र कुशवाहा थोड़ा नाराज बताए जा रहे थे, लेकिन कल दोपहर जब उनकी केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात हुई, उसके बाद उन्होंने बयान दिया कि नाराजगी दूर हो गई है। और कल देर रात उन्होंने भी उन्हें 6 सीट मिली थी तो 4 प्रत्याशियों के नाम उन्होंने जारी कर दिए गए हैं। बताया जा रहा है कि 2 प्रत्याशियों के नाम आज जारी कर दिए जाएंगे। दूसरी तरफ महागठबंधन में अभी तक से सीट शेयरिंग का जो फॉर्मूला है वही तय नहीं हो पाया है। इसके बावजूद हमने देखा कि कल तेजस्वी यादव ने राघोपुर विधानसभा क्षेत्र से अपना नामांकन कर लिया। इसके अलावा राजद की तरफ से तेज प्रताप यादव, लालू यादव के बड़े बेटे, जिनको लालू ने घर से निकाल दिया है, उनकी साली यानी दरोगा प्रसाद राय की पोती को राजद की तरफ से टिकट दे दिया गया है। इसके अलावा भी कई लोग हैं जिनको टिकट राजद की तरफ से दिया गया है। तो कुल मिलाकर के और 11 कैंडिडेट ऐसे हैं जिनको कांग्रेस ने अपना सिंबल दे दिया है। सीपीआईएम ने 18 कैंडिडेट की घोषणा कर दी है। तो कुल मिलाकर के जो स्थिति है वो उहापोह की वहां दिख रही है, मिसमैच की स्थिति दिख रही है। एक मत नहीं हो पा रहे हैं महागठबंधन के जो साथी हैं। एक बड़ी बात यह है कि सीपीआईएम ने कुछ ऐसे सीटों पर अपने उम्मीदवारों की घोषणा कर दी है जिन सीटों पर पारंपरिक रूप से कांग्रेस के उम्मीदवार रहते थे या राजद के उम्मीदवार रहते थे। तो ऐसे में कहीं ना कहीं जो कॉन्फ्लिक्ट है उनके बीच में बढ़ा हुआ दिख रहा है और सब कुछ ऑल इज वेल तो कम से कम महागठबंधन में नहीं कहा जा सकता है। जी, ऑल इज वेल ऐसा लग रहा है मधुरेश कि सिर्फ कहने के लिए था, क्योंकि साफ तौर पर नजर तो नहीं आ रहा है। ऐसे में अगर हम एनडीए की बात करें या भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवारों के लिए बात करें तो बाजी मारते हुए एनडीए भारतीय जनता पार्टी नजर आई है, जहां पर सीट शेयरिंग का फॉर्मूला भी सबसे पहले एनडीए ने घोषित किया। वहीं अगर उम्मीदवारों की बात करें तो भारतीय जनता पार्टी ने अपने सभी प्रत्याशियों को मैदान में उतार दिया है। ऐसे में आज का दिन नामांकन के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। कौन कौन से ऐसे उम्मीदवार हैं, ऐसे कौन से बड़े चेहरे हैं जो आज नामांकन पत्र दाखिल करने के लिए जाएंगे? देखिए, आज का दिन बिहार के लिए एनडीए के लिहाज से बेहद महत्वपूर्ण है, क्योंकि उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी तारापुर विधानसभा सीट से नॉमिनेशन फाइल करने जा रहे हैं। इसके साथ ही रामकृपाल यादव जो कि लोकसभा चुनाव में पाटलिपुत्र सीट से कड़ी टक्कर के बाद मीसा भारती से हार गए थे, वो दानापुर विधानसभा क्षेत्र से आज नॉमिनेशन फाइल करेंगे और उनके नॉमिनेशन में योगी आदित्यनाथ भी शामिल होंगे। इसके अलावा कई हाई प्रोफाइल जो नामांकन है वो आज बिहार में होना है। जो हॉट सीटें हैं उनके लिए आज नामांकन दाखिल किया जा रहा है। बड़ी बात यह है कि अब नामांकन पहले चरण के नामांकन के लिए सिर्फ कल तक का वक्त है, तो कोई भी प्रत्याशी जो है वो अब किसी तरह का जोखिम उठाना नहीं चाह रहा है। तो जिनके नाम की घोषणा हो गई है, मोर और लेस 90% उम्मीदवार जो है वो आज नामांकन कर देंगे। दूसरी तरफ दूसरे चरण का जो मतदान है उसके लिए नामांकन करने की जो तारीख है वो 20 तारीख तक है। तो समझा जा रहा है कि अगले आने वाले 1-2 दिनों में दूसरे चरण के जो प्रत्याशी हैं जिनके नाम की घोषणा एनडीए के द्वारा कर दी गई है, तो वो भी जल्द ही अपना नामांकन दाखिल कर सकते हैं। और आज बिहार में प्रत्याशियों का उत्साह बढ़ाने के लिए और उनके समर्थकों का उत्साह बढ़ाने के लिए कई वीआईपी चेहरे जो हैं वो आज बिहार में होंगे, जिसमें योगी आदित्यनाथ भी शामिल है, अनुराग ठाकुर शामिल है, विष्णुदेव साई जो कि छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री हैं वो भी आ रहे हैं, मोहन यादव जो मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं वो भी आज बिहार पहुंचे हैं, रेखा गुप्ता पहले से बिहार में। तो कुल मिलाकर के देखा जाए तो जो जितने स्टार प्रचारक बीजेपी के हैं, जो बीजेपी के
जो गुड चेहरे हैं वो सब आज बिहार में बिल्कुल, होंगे। तो कई इसके बड़े साथ चेहरे ही आज और बिहार में शाम होंगे और हम देख रहे हैं कि पहले चरण का जो मतदान होना है उसको लेकर के कल नॉमिनेशन की अंतिम तारीख है। तो आज बड़े चेहरे और ज्यादा से ज्यादा प्रत्याशी आज अपने अपने नामांकन दाखिल करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया मधुरेश, तमाम जानकारी हमसे साझा करने के लिए। और चलिए अब आगे बढ़ते हैं, दिवाली नजदीक है तो चलिए बात कर लेते हैं जीएसटी बचत उत्सव की। जीएसटी 2.0 सुधारों ने एमएसएमई क्षेत्र में नई ऊर्जा भर दी है। कर दरों में कटौती से उत्पादन लागत घटेगी, मार्जिन सुधरेगा और प्रतिस्पर्धा क्षमता बढ़ेगी। उत्पादों को नए स्लैब में लाने से छोटे उद्योगों को सीधा सीधा लाभ पहुंचा है। इन सुधारों से एमएसएमई क्षेत्र को आत्मनिर्भरता, रोजगार सृजन और निर्यात बढ़ाने में मदद मिल रही है। एमएसएमई क्षेत्र से जुड़े हुए उद्योगों के कच्चे माल के दाम कम होने से व्यवसाय से जुड़े लोगों को भी खासा लाभ मिला है। The recent changes and reforms in the GST factor has given a very positive impact on the MSME sector, especially for people who are procuring a lot of raw materials. The reduced GST has helped the incurring the lower cost of production and also increased buying potential. As the GST has gone down, the consumer there is increasing the buying node, which increases the business to the MSME, and also it's also formalizing the tax factor. तो जीएसटी के नए सुधारों से कंस्ट्रक्शन क्षेत्र में भी काफी ज्यादा राहत मिलती हुई नजर आ रही है। निर्माण सामग्री के दाम कम होने से आम जनता के साथ साथ कंस्ट्रक्शन के व्यवसाय से जुड़े लोगों को भी काफी लाभ हुआ है। जो जीएसटी में अभी कटौती करी है वो ऑल ओवर सब बिजनेस में फायदा हुआ है। ऑटोमोबाइल्स में भी, ऑटो पार्ट्स में भी, कार्स में भी, सभी में फायदा हुआ है। जैसे उसको गिनते हैं तो सब वाया करके रियल एस्टेट में बेनिफिट मिलता ही है। और जैसे रियल एस्टेट की डायरेक्ट बात करें तो उसमें रॉ मटेरियल में, सीमेंट में, टाइल्स में वो जीएसटी की बहुत कटौती हुई है। तो उस रेट के हिसाब से रॉ मटेरियल में जितना फायदा हो रहा है वो डायरेक्ट कस्टमर को ही फायदा जा रहा है। जो सीमेंट का रेट था आज तक उस पर 28% जीएसटी लग रहा था, वो घटा के अभी 18 हो गया है। सीमेंट सबसे ज्यादा यूज होने वाली चीज है कंस्ट्रक्शन में। पुल बनाया, ब्रिज का काम हो, बिल्डिंग का काम हो, तमाम काम में सबसे ज्यादा यूज होने वाली चीज है। जो जिसका रेट घटने से कंस्ट्रक्शन रेट में भी उसका असर दिखने अपने को मिलेगी। मैं सीमेंट के व्यापार के साथ जुड़ा हूँ, तो पर्टिकुलर सीमेंट की बात करूँ तो 28% से सीधा 18% हो गया, तो बड़ा इम्पेक्ट आया। जो भी काम चालू है, जो नया चालू होने वाला है, जो मंदी का माहौल था, उसमें एक नई ऊर्जा आई कि भाई ये जो 28 से सीधा 18 कर दिया, जो अनएक्सपेक्टेड था। और इसके कारण जो लो बजट के जो मकान बन रहे हैं उसमें बहुत बेनिफिट होगा और सारी इंडस्ट्रीज एकदम तेजी में आएगी, ऐसा अभी का माहौल लगता है। और भावनगर बिल्डर एसोसिएशन के सेक्रेटरी सचिन पाठक ने भी केंद्र सरकार के इस फैसले पर खुशी जाहिर की और जीएसटी में इस कटौती को हर किसी के हित में बताया है। हमारे कंस्ट्रक्शन सेक्टर में भी पूरा जो भी हमारा सर्विसेज और मटेरियल है वो 2 स्लैब में बांटा गया है, 5% और 18%। हमारे लिए जो सबसे फ़ायदे की बात है वो सीमेंट में जो 28% जीएसटी था वो 28 से घटकर 18 हो गया है। तो ये 10% रिडक्शन ऑन सीमेंट इज़ गोइंग टू बेनिफिट रियल एस्टेट इन अ वेरी मेजर वे। हमको लगता है कि 2 से 3% उसका पूरे कंस्ट्रक्शन कॉस्ट में रिडक्शन आना चाहिए। उसके अलावा कुछ पत्थर है, जो हमारी रेती है, उसमें भी जीएसटी का रिडक्शन हुआ है, जो भी कंस्ट्रक्शन कॉस्ट में रिडक्शन ला सकता है। केंद्र सरकार द्वारा जीएसटी दरों में कटौती के बाद इस त्योहारी मौसम में आम लोगों को नए नए उत्पादों को खरीदने में बेहद आसानी हो रही है। उपभोक्ता जो है वो सरकार के इस निर्णय से बेहद खुश नजर आ रहे हैं।
GST revision, we can feel the difference when we do the purchase. There are lots of margin difference in different products which we use in household daily activities. So there is probably like the monthly budget that we are planning in a family basis. There is a much more difference between the usual price and after the GST revision. There is a difference that we can feel in our monthly budget. इतना ही नहीं, जीवन रक्षक दवाओं पर जीएसटी को खत्म कर दिया गया है, जबकि अन्य दवाओं, आयुर्वेदिक उत्पादों और चिकित्सा उपकरणों पर कर 12% से घटाकर 5% कर दिया गया है। डॉक्टर्स के मुताबिक इससे दवाओं और चिकित्सा उत्पादों की लागत में कमी आई है और उपचार ज्यादा सुलभ हो गया है। जीएसटी का जो अभी नया जो परिवर्तन आया है, उसमें जो आम आदमी है और हॉस्पिटल सेक्टर एज अ होल, हम लोग मतलब अभी मेडिसिन बहुत कम दाम में अराउंड 12% कम में बेच रहे हैं और कॉमन डिजीजेस है जिसमें लाइफ सेविंग ड्रग्स हम लोग बताते हैं, जैसे कैंसर का ड्रग्स हो या फिर इन्फेक्शन के लिए जो ड्रग्स हम लोग यूज़ कर रहे हैं उसमें 0% जीएसटी है, जिसमें बहुत बड़ा डिफरेंस आया है लोगों के लिए। तो सीमेंट से लेकर मार्बल और वुडन फ्लोरिंग तक कई निर्माण सामग्रियों पर टैक्स दरें घटाई गई हैं। ओमैक्स लिमिटेड के वित्त एवं लेखा विभाग के अध्यक्ष मनोज कुमार दुआ ने इस कदम के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को धन्यवाद किया है। जीएसटी के अंदर जो श्री नरेंद्र मोदी जी ने टैक्स के रेट कम किए हैं, इसका पूरा भरपूर बेनिफिट पूरी आम जनता को मिल रहा है। रियल एस्टेट के लिए अगर मैं स्पेसिफिकली बात करूं तो रियल एस्टेट में भी काफी बेनिफिट दिया गया है प्रधानमंत्री के द्वारा। जैसे कि सीमेंट के रेट जो है पहले 28% थे, उसको कम करके 18% कर दिया गया है। उसकी वजह से हर सीमेंट कंपनी ने कम से कम 30 से 40 रुपए का अमाउंट कम कर दिया है, जिसका सीधा बेनिफिट जो है आम जनता को मिलेगा ताकि उनकी कंस्ट्रक्शन कॉस्ट कम हो सके। इसी तरीके से जो बाकी के रियल एस्टेट कंस्ट्रक्शन के इनपुट्स हैं, जैसे ग्रेनाइट, मार्बल, वुडन फ्लोरिंग और अपने बैम्बू फ्लोरिंग्स, इन सब के रेट भी 12% से 5% कर दिए गए हैं। इसका भी सीधा बेनिफिट जो है हमारी आम जनता को मिलेगा और इसकी वजह से कंस्ट्रक्शन कॉस्ट हमारी बहुत कम हो जाएगी। और बात अब त्योहार और रेल यात्रा से जुड़ी हुई कर लेते हैं, क्योंकि दीपावली और छठ पूजा पर यात्रियों की भारी भीड़ को देखते हुए उत्तर रेलवे ने व्यापक तैयारियां की है। नई दिल्ली और आनंद विहार समेत सभी बड़े स्टेशंस पर सुरक्षा, सुविधा और भीड़ प्रबंधन के विशेष इंतजाम किए गए हैं। त्योहारी सीजन में यात्रियों की बढ़ती मांग को देखते हुए उत्तरी रेलवे 19 सितंबर से 30 नवंबर तक कुल 4,718 विशेष ट्रेनें चला रही है। त्योहारों पर 4,718 विशेष ट्रेन फेरे, 2.7 लाख अतिरिक्त सीटें जोड़ी गयी, 1.76 लाख जनरल सीटें उपलब्ध। अधिकतम ट्रेनें दिल्ली और लखनऊ के रूट पर। नई दिल्ली स्टेशन पर 6,000 यात्रियों का होल्डिंग एरिया, आरओ पानी, शौचालय, पंखे और मोबाइल चार्जिंग की व्यवस्था, 21 टिकट काउंटर, 25 ऑटोमेटिक टिकट मशीनें और मोबाइल टिकटिंग के जरिए 22 सहायक लगाए गए हैं। सुरक्षा के लिए दिल्ली क्षेत्र के प्रमुख स्टेशनों पर 2100 से अधिक आरपीएफ और आरपीएसएफ कर्मियों की तैनाती की गई है। भीड़ की निगरानी के लिए एआई कैमरे और सीसीटीवी सिस्टम लगाए गए हैं। साथ ही दिल्ली, नई दिल्ली, हजरत निजामुद्दीन, आनंद विहार और गाजियाबाद में 15 से 28 तारीख तक रेलवे ने प्लेटफॉर्म टिकट की बिक्री पर भी रोक लगा दी है। जो भी हमारे पास पूरे नॉर्दर्न रीजन में लोग काम करते हैं, पूर्वांचल क्षेत्र से, जो उड़ीसा, बिहार, झारखंड, बंगाल, नॉर्थ ईस्टर्न से, क्योंकि दिवाली प्लस छठ का कंबाइंड पीरियड एक ऐसा हो जाता है कि लोगों को छुट्टी मिल जाती है। उस पीरियड में लोग अपना प्लान कर लेते हैं साल भर पहले, और उसमें वो लोग जाने की उनकी इच्छा रहती है। तो हम लोग की कोशिश ये है कि हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को सुविधा के साथ में उनके घरों तक पहुंचा पाएँ। तो करीब करीब 900 ट्रिप हम लोग एक्स्ट्रा चला रहे हैं ट्रेन की लास्ट ईयर के मुकाबले में इस पीरियड में। उसके अलावा जो हमारी 23 रेगुलर ट्रेनें बढ़ गई हैं लास्ट ईयर से। फेस्टिवल सीजन में यात्रियों को उनके गंतव्य तक सुरक्षित और आरामदायक सफर देने के लिए रेलवे ने अपनी तैयारी लगभग 1 महीने पहले से शुरू कर दी थी, जिसका असर अब दिखने भी लगा है।
पीक टाइम में जहां लोगों को टिकट मिल रहे हैं, वहीं स्टेशन पर पूरी तरह सुरक्षा के इंतजाम भी नजर आ रहे हैं। निशांत राय की रिपोर्ट, डीडी न्यूज, दिल्ली। और अब बात करेंगे हमारे वायुमंडल की। धरती पर लगातार बढ़ती कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा एक बड़ी चुनौती बनी हुई है और इसी बीच विश्व मौसम विज्ञान संगठन WMO की ताज़ा रिपोर्ट और भी चिंता बढ़ाने वाली है। WMO की ताज़ा रिपोर्ट के अनुसार 2023 से 2024 के दौरान वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा में 3.5 पार्ट्स प्रति मिलियन की वृद्धि हुई है। ये 1957 में आधुनिक मापन शुरू होने के बाद से सबसे बड़ी वृद्धि है। ये रिपोर्ट ऐसे समय में जारी की गई है जब अगले महीने ब्राजील में संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन होना है। इस रिपोर्ट में इस वृद्धि के लिए जीवाश्म ईंधन के जलने और विशेष रूप से दक्षिण अमेरिका के जंगलों की आग को जिम्मेदार माना गया है। संगठन के वरिष्ठ वैज्ञानिक अधिकारी ओक्साना तारासोवा ने कहा है कि कार्बन डाइऑक्साइड गैस वायुमंडल में लंबे समय तक बने रहती है और उन्होंने ये भी कहा कि कार्बन डाइऑक्साइड को अवशोषित करने के मामलों में वनों, भूमि और महासागरों की क्षमता अब कम होती जा रही है। और वहीं श्रीलंका के प्रधानमंत्री हरिनी अमरसूरिया आज से भारत की आधिकारिक यात्रा पर है। प्रधानमंत्री अमरसूरिया आज सुबह अपनी पहली यात्रा पर नई दिल्ली पहुंची। वो आज से 18 अक्टूबर तक भारत में रहेंगी। इस दौरान वो भारत के विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर और अन्य वरिष्ठ राजनीतिक नेताओं से मिलकर प्रमुख द्विपक्षीय मुद्दों और विभिन्न क्षेत्रों में सहयोग को मजबूत करने के अवसरों पर चर्चा करेंगी। प्रधानमंत्री अमरसूरिया शिक्षा, नवाचार और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में सहयोग की संभावनाओं पर विचार विमर्श करने के लिए IIT दिल्ली और नीति आयोग का दौरा करेंगी। दिल्ली विश्वविद्यालय के हिंदू कॉलेज की प्रतिष्ठित पूर्व छात्रा होने के नाते वो अपने संस्थान का भी दौरा करेंगी। और वहीं विदेश राज्य मंत्री कीर्तिवर्धन सिंह ने युगांडा की राजधानी कंपाला में आयोजित गुट निरपेक्ष आंदोलन नाम की 19वीं मध्यावधि मंत्रिस्तरीय बैठक में उद्घाटन समारोह में वो शामिल हुए। इस शिखर सम्मेलन का विषय था साझा वैश्विक समृद्धि के लिए सहयोग को गहरा करना। बैठक में कीर्तिवर्धन सिंह ने गाजा शांति योजना के लिए भारत के समर्थन की पुष्टि की। उन्होंने कहा कि 2 स्टेट सॉल्यूशन ही स्थायी शांति प्राप्त करने का एकमात्र रास्ता है। मंत्री कीर्तिवर्धन सिंह ने कहा कि भारत एक शांतिपूर्ण और स्थिर पश्चिम एशिया के निर्माण की दिशा में योगदान देने को तैयार है। विदेश राज्य मंत्री कीर्तिवर्धन सिंह ने 19वीं नाम मध्यावधि मंत्रिस्तरीय बैठक के दौरान माली गणराज्य के विदेश मंत्री अब्दुल्लाह डियूब से मुलाकात की। मुलाकात के दौरान दोनों देशों के बीच बहुआयामी द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करने पर बात हुई। विदेश राज्य मंत्री कीर्तिवर्धन सिंह ने सोमालिया संघीय गणराज्य के विदेश राज्य मंत्री अली मोहम्मद उमर से भी मुलाकात की। मुलाकात के दौरान दोनों नेताओं के बीच ऐतिहासिक द्विपक्षीय सहयोग को और विस्तार देने पर चर्चा हुई। फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक, लेकिन ब्रेक के उस पार जब वापस आएंगे तो बात करेंगे समाचार पत्रों में छपी दिलचस्प और प्रमुख खबरों की प्रेस रिपोर्ट में। कभी नाच गाना और बेहतरीन खाना, कभी सास बहू की नोक-झोंक में स्वाद का मुस्कुराना, कभी रिश्तों में मुस्कुराहट और स्वाद भरना। असली मसालों का उपहार MDH बनाए खास हर त्योहार, क्योंकि हर रिश्ता है स्वाद से जुड़ा। आइए मनाए खुशियों की दीपावली MDH मसालों वाली। जब धरती चीर कर निकलता है लोहे का पत्थर और मिलता है मोंगिया के जोश से, फिर तपता है, पिघलता है और बनता है फौलाद। अब होता है सरिया सारी खूबियों के साथ। मोंगिया स्टील, मजबूत देश का मजबूत सरिया। ब्रेक के बाद नया सवेरा में आपका एक बार फिर से स्वागत है और आइए आपको बता देते हैं कि आज के समाचार पत्रों में वो कौन कौन सी खबरें हैं जो प्रमुखता के साथ प्रकाशित हुई हैं। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं बिहार विधानसभा चुनाव से जुड़ी हुई खबरों की, जो आज सभी प्रमुख अखबारों में प्रकाशित हुई है। हेडलाइन के साथ ली गई है। आपको बता दें कि सीट बंटवारे पर गतिरोध के बीच
मान मनोबल का दौर भी चलने लगा है। जी हां, बिहार विधानसभा चुनाव में गतिरोध जारी देखने को मिल रहा है। राजग में सीट बंटवारे के बाद भी मतभेद अभी भी कायम है। वहीं सहयोगी रालोमो उपेंद्र कुशवाहा की मान मनोबल में भाजपा नेता जुटे हुए हैं, ये बात जनसत्ता अखबार ने लिखी है। वहीं महागठबंधन की पार्टियां बुधवार शाम तक सीट समझौते की घोषणा नहीं कर पाई है, लेकिन गठबंधन के नेताओं ने नामांकन दाखिल करने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। और अगली खबर हम लेते हैं हरिभूमि से, और ये जो है पीएम मोदी ने नमो ऐप से बिहार भाजपा कार्यकर्ताओं से जो संवाद किया उससे जुड़ी हुई खबर है। और इसमें लिखा है कि इस बार बिहार में डबल दिवाली आने वाली है। एनडीए की एक बार फिर से सरकार बनने वाली है और पीएम मोदी ने एकजुट एनडीए एकजुट बिहार फिर से बनेगी सुशासन की सरकार का नारा भी दिया। चुनाव की तैयारी में जुटे भाजपा कार्यकर्ताओं में मंत्र फूका और नमो ऐप के जरिए संवाद करते हुए पीएम ने कहा कि पार्टी की जीत सुनिश्चित करने के लिए हर बूथ को मजबूत करना बहुत ज्यादा जरूरी है। उन्होंने कहा लोकतंत्र के महोत्सव की भी शुरुआत हो चुकी है और डबल दिवाली मनाएं। ये भी कहा कि बूंद बूंद से घड़ा भरता है। तो एकजुट एनडीए एकजुट बिहार फिर से बनेगी सुशासन की सरकार, ये नारा भी दिया। और अगली खबर शैला कौन सी है? बिल्कुल, अगली खबर जो है ये ग्रीन पटाखों से जुड़ी हुई है। जी हाँ, ग्रीन पटाखे तो चला सकते हैं, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इसके लिए कुछ गाइडलाइंस भी जारी की हैं, कुछ शर्तें भी रखी हैं। तो उससे रिलेटेड इस अखबार में जो है प्रकाशित हुई है। 7 साल बाद दिल्ली एनसीआर में इस बार पटाखों के साथ दिवाली मनाई जा सकेगी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इसके लिए कई शर्तें लगा दी है। अदालत ने साफ कहा है कि सिर्फ ग्रीन जो क्रैकर्स होंगे वही जो है चलाए जा सकते हैं, और वो भी कुछ सीमित समय उसके लिए निर्धारित किया गया है। जिला प्रशासन और पुलिस को इसके लिए ये सुनिश्चित करना होगा कि पटाखों का इस्तेमाल केवल दिवाली से एक दिन पहले और दिवाली के दिन सुबह 6 बजे से 7 बजे और रात 8 बजे से 10 बजे के बीच ही हो। और एक और महत्वपूर्ण खबर से आपको रूबरू करा देते हैं। आपको बता दें कि अगर आपका पीएफ कटता है तो नौकरी छोड़ने पर पीएफ खाते से निकासी की उलझन अब आपके लिए दूर हो चुकी है। जी हां, आपको बताएं कि कर्मचारी भविष्य निधि संगठन यानी कि ईपीएफओ की ओर से बुधवार को जो स्पष्टीकरण जारी किया गया है उसमें कर्मचारियों को एक बड़ी राहत मिलती हुई नजर आ रही है। जब आप नौकरी छोड़ेंगे तो व्यवसाय या कारोबार शुरू करने की तैयारी में आप जुट जाते हैं। तो ऐसे में पहले दावा किया जा रहा था कि नौकरी छोड़ने के 12 महीने बाद ही आपको पूरी रकम मिल सकेगी, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। इस उलझन को अब दूर कर दिया गया है, आपको तुरंत राशि मिल जाएगी। तो ये तो देखिए आपने प्रेस रिपोर्ट, और अब नई नई तकनीक से जुड़ी खबरों पर नजर डालते हैं हमारे विशेष सेगमेंट टेक टॉक में। तो एनआईटी राउरकेला के शोधकर्ताओं ने एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस की समस्या से निपटने के लिए एक औषधीय पौधों का अर्क का उपयोग कर शक्तिशाली एंटीबैक्टीरियल एजेंट तैयार किए हैं। संध्या, बिल्कुल, और ये पर्यावरण की दृष्टि से सुरक्षित और प्रभावी भी है, जबकि पारंपरिक एंटीबायोटिक का लगातार प्रयोग करने से सुपर बग्स की समस्या बढ़ जाती है जो इलाज में अवरोध उत्पन्न करते हैं। सरफेसेस एंड इंटरफेसेस जर्नल में छपी स्टडी के अनुसार इसमें इको फ्रेंडली अप्रोच के साथ साथ जिंक ऑक्साइड नैनो पार्टिकल्स का प्रयोग किया गया है। ये जो नैनो पार्टिकल्स हैं बैक्टीरियल सेल्स को सामान्य तौर पर कार्य करने से रोकते हैं। शोध में ये भी सामने आया है कि अर्क ने न केवल नैनो कणों के संश्लेषण में सहायता की, बल्कि एक हर्बल शील्ड या फाइटोकोरोना के निर्माण के माध्यम से नैनो कणों को स्थिर करने में भी मदद की है। और अब आपको दुनिया भर से जुड़ी हुई कुछ खास और अहम खबरें भी बता देते हैं। तो अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने वेनेजुएला में सीआईए की कार्रवाई को मंजूरी दे दी है। ट्रंप का कहना है कि वेनेजुएला से बड़ी मात्रा में आने वाली नशीली दवाओं के कारण ये कदम उठाना पड़ा है। मादुरो सरकार ने इसे अंतर्राष्ट्रीय कानून और संयुक्त राष्ट्र चार्टर का उल्लंघन बताया है। अमेरिकी रक्षा सचिव पीट हेगसेथ ने रूस को संघर्ष रोकने की चेतावनी दी है। पीट हेगसेथ ने कहा है कि अगर यूक्रेन में संघर्ष समाप्त नहीं हुआ तो रूस को अमेरिका और उसके सहयोगी देशों द्वारा कार्रवाई का सामना करना पड़ेगा।
इजरायल ने हमास को चेतावनी दी है कि यदि वो अमेरिका द्वारा तय संघर्ष विराम की शर्तों का पालन नहीं करता है तो दोबारा सैन्य अभियान शुरू किया जाएगा। बयान में ये भी कहा गया है कि हमास ने अब तक 28 ज्ञात मृत बंधकों में से केवल 7 के अवशेष लौटाए हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने संघीय कर्मचारियों की नियुक्ति पर मौजूदा रोक को बढ़ा दिया है, जिसमें सैन्य कर्मियों और राजनीतिक भूमिकाओं में नियुक्त लोगों को छूट दी गई है। वहीं ट्रंप ने कहा कि संघीय सरकार के बंद होने के बावजूद FBI कर्मचारियों और सैन्य कर्मियों को वेतन मिल रहा है। वहीं पाकिस्तान के अनुरोध पर अफगानिस्तान ने सीमा संघर्ष के बीच अस्थायी युद्ध विराम पर सहमति व्यक्त की है। तालिबान के प्रवक्ता ने संघर्ष विराम की पुष्टि कर दी है। वहीं संयुक्त राष्ट्र ने भी दोनों देशों के बीच सीमा पार झड़पों को लेकर चिंता व्यक्त की है। और अब खबरें खेल जगत से स्पोर्ट्स ट्रैक में। भारत में 20 साल के बाद कॉमनवेल्थ गेम्स का आयोजन हो सकता है और कॉमनवेल्थ गेम्स के कार्यकारी बोर्ड ने 2030 राष्ट्रमंडल खेलों के मेजबान शहर के रूप में अहमदाबाद के नाम की सिफारिश करने की घोषणा की है। आपको बता दें कि राष्ट्रमंडल खेल 2030 की मेजबानी अहमदाबाद को देने के प्रस्ताव पर 26 नवंबर को ग्लासगो में होने वाली जनरल असेंबली में आखिरी मुहर लगेगी। कॉमनवेल्थ गेम्स 2030 की मेजबानी को लेकर गृह मंत्री अमित शाह ने खुशी व्यक्त की है। उन्होंने एक्स पर लिखा कि भारत के लिए बहुत गर्व और खुशी का दिन है। कॉमनवेल्थ एसोसिएशन द्वारा अहमदाबाद में कॉमनवेल्थ गेम्स 2030 की मेजबानी का अधिकार भारत को देने पर देश के सभी नागरिकों को हार्दिक बधाई। भारतीय बैडमिंटन खिलाड़ी तन्वी शर्मा, उन्नति हुड्डा और रक्षिता श्री रामराज ने BWF विश्व जूनियर चैंपियनशिप के प्री क्वार्टर फाइनल में प्रवेश कर लिया है। तन्वी ने इंडोनेशिया की ओई विराटो को, उन्नति ने अमेरिका की एलिस वैंग को और रक्षिता ने सिंगापुर की आलिया जकारिया को हरा दिया है। सुल्तान जोहर कप जूनियर हॉकी टूर्नामेंट में कल खेले गए मैच में ऑस्ट्रेलिया ने भारत को 4-2 से हरा दिया। ये प्रतियोगिता में भारत की पहली हार है। इस जीत के साथ ऑस्ट्रेलिया की टीम फाइनल में पहुंच गई है। और अब बात होगी आपकी और हमारी सेहत की फिटनेस मंत्र में। तो हमारे चेहरे की खूबसूरती में उसके दांतों का बड़ा ही योगदान होता है। ये खाना बनाने, खाना चबाने, बोलने और मुस्कान में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। ऐसे में हमारी जिम्मेदारी है कि हम अपने दांतों के स्वास्थ्य का ख्याल रखें और उन्हें सही पोषण भी दें। तो ऐसे में दांतों के स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता किस प्रकार बढ़ाई जाए, इसके लिए हर साल 16 अक्टूबर को एंडोडेंटिस्ट दिवस मनाया जाता है। इस दिवस को मनाने का उद्देश्य प्राकृतिक दांतों को बचाने, एंडोडोंटिस्ट और दंत चिकित्सकों को उनके योगदान को पहचानना और एंडोडोंटिक का उपचारों के बारे में जागरूकता फैलाना है। आपको दिखाते हैं इस खास रिपोर्ट में। इंसान के जिंदगी में दांतों का खासा महत्व है। खाना चबाने, ठीक से बोलने और मुस्कान में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं आपके दांत। दांतों के इन्हीं महत्व को रेखांकित करता है एंडोडोंटिक दिवस, जो हर साल 16 अक्टूबर को मनाया जाता है। इसका उद्देश्य प्राकृतिक दांतों को बचाने में एंडोडोंटिस्ट और दंत चिकित्सकों के योगदान को पहचानना और एंडोडोंटिक उपचारों के बारे में जागरूकता फैलाना है। ये दिन प्राकृतिक दांतों को बचाने में एंडोडोंटिक्स के महत्व को उजागर करता है। 16 अक्टूबर को वर्ल्ड एंडोडोंटिक डे मनाया जाता है, जिसको हम कहते हैं सेव द टीथ। देखिए, जैसे जैसे तरक्की होती जाती है, आदमी की क्षमता, आदमी की एज, आदमी के खान पान के तरीके बदलते रहते हैं। उसी तरीके से दांतों को निकालने के बजाय अगर बचाया जाए तो आप जिंदगी भर दांतों के साथ रह सकते हैं। दूसरा, दांत सिर्फ खाने के लिए नहीं होते। दांत, जब आपके मुंह के दांत हैं, उससे आपकी स्पीच इफेक्ट होती है, आपका कॉन्फिडेंस इफेक्ट होता है, आपकी स्माइल इफेक्ट होती है। एंडोडोंटिक दंत चिकित्सा की वो शाखा है जो दांत की आंतरिक नस और जड़ों से संबंधित बीमारियों के निदान और उपचार से जुड़ी होती है। रूट कैनाल ट्रीटमेंट इसका प्रमुख हिस्सा है। डॉक्टरों का मानना है कि दांतों की जांच कई बीमारियों के बारे में
पहले ही बता सकती है। मुंह बाकी शरीर की बीमारियों के बारे में आपको बता सकता है। बहुत सारी ऐसी बीमारियां हैं कि एक डेंटिस्ट अगर आपको एग्जामिन करता है और उसके अगर अर्ली साइन कहीं नज़र आते हैं तो वो आपको अवगत करा सकता है दांतों की और शरीर की अन्य बीमारियों से, जिससे कि आप उनसे बच सकते हैं। हृदय रोग है आपका, लंग डिजीज़ है, डायबिटीज़ है, हार्ट डिजीज़ है, ये बहुत सारी ऐसी बीमारियां हैं बिफोर इट बिकम्स ए जानलेवा, उनसे आप बच सकते हैं अगर आप। और आज 16 अक्टूबर है और आज का दिन दुनिया भर में अंतर्राष्ट्रीय खाद्य दिवस के रूप में मनाया जाता है। इसका मकसद दुनिया भर में भूख, कुपोषण और खाद्य सुरक्षा जैसी समस्याओं के प्रति जागरूकता बढ़ाने का है, ताकि एक शांतिपूर्ण, टिकाऊ, समृद्ध और खाद्य सुरक्षित भविष्य का निर्माण किया जा सके। विश्व खाद्य दिवस की बुनियाद संयुक्त राष्ट्र की एजेंसी FAO के सदस्य देशों के द्वारा नवंबर 1979 में संगठन के 20वें आम सम्मेलन में की गई, जिसका सुझाव हंगरी के पूर्व कृषि एवं खाद्य मंत्री डॉक्टर पॉल रोमानी के नेतृत्व में दिया गया। विश्व खाद्य दिवस को मनाने का मूल सिद्धांत भूख और कुपोषण के बारे में जागरूकता फैलाना, खाद्य सुरक्षा को बढ़ावा देना और स्वस्थ आहार को बढ़ावा देना शामिल है। मौजूदा साल 2025 में विश्व खाद्य दिवस की कुल 80वीं सालगिरह है, जिसकी थीम है बेहतर भोजन और बेहतर भविष्य के लिए हाथ मिलाना, ताकि खाद्य सुरक्षित भविष्य के निर्माण को प्रोत्साहित किया जा सके। दुनिया भर के देशों के डाइनिंग टेबल पर कोई न कोई मेड इन इंडिया फूड पैकेट जरूर होना चाहिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विजन अनुरूप मेड इन इंडिया के मंत्र पर जोर दिया जा रहा है और इसी को ध्यान में रखते हुए विश्व भर में फूड सप्लाई चेन बनाने के लिए भारत अपनी खाद्यान्न उत्पादन क्षमता को विकसित कर रहा है। जो भी हमारे खाद्य पदार्थ हैं उनमें मूल्यवर्धन तो हो गई, गुणवत्ता भी बढ़ेगी। एक आंकड़े के अनुसार भारत ने 2025-26 में 353.96 मिलियन टन का रिकॉर्ड खाद्यान्न उत्पादन हासिल किया है, जिसमें 117.51 मिलियन टन गेहूं और 149.07 मिलियन टन चावल शामिल है। वहीं पिछले 11 वर्षों में खाद्यान्न उत्पादन में लगभग 90 मिलियन मीट्रिक टन की वृद्धि हुई है। फल और सब्जी उत्पादन में 64 मिलियन मीट्रिक टन से अधिक की रिकॉर्ड वृद्धि दर्ज की गई। साथ ही साथ भारत आज दूध उत्पादन में विश्व में प्रथम स्थान पर है और विश्व में दूसरा सबसे बड़ा मछली उत्पादक देश भी है। भारत के खाद्य उत्पादन में लगभग आप समझ लीजिए कि 11 करोड़ टन का उत्पादन कुल मिलाकर के बढ़ गया है। और ये जब श्रृंखला आरंभ हुई तो उसमें आप याद करें कि मिट्टी के परीक्षण से लेकर खेत में की जो मिट्टी का परीक्षण से लेकर के किसानों को जो फसल बीमा योजना है वहाँ, और वो बुनियादी चीज़ें वहाँ से शुरू हुई थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आने के बाद अपनी सरकार के समय में जितनी भी योजनाएं किसानों की आय दोगुनी करने के लिए की हैं, मेरे ख्याल से उतनी चीजें कभी पहले हुई नहीं। भारत वैश्विक अग्रणी बनने के लिए तैयार है। आंकड़ों के अनुसार पंजीकृत खाद्य व्यवसाय संचालकों की संख्या 25 लाख से बढ़कर 64 लाख से ज्यादा हो चुकी है। 24 मेगा फूड पार्क, 22 कृषि प्रसंस्करण क्लस्टर स्थापित करने और 289 कोल्ड चेन परियोजनाओं तथा 305 प्रसंस्करण एवं संरक्षण इकाइयों को पूरा करने से बुनियादी ढांचे को भी मजबूती मिली है, जिससे महत्वपूर्ण अतिरिक्त क्षमता का सृजन हुआ है। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और नया सवेरा में अब बात कर लेते हैं मौसम की।
और नया सवेरा में अब वक्त तो चला है आपसे विदा लेने का, लेकिन जाने से पहले हम आपको छोड़े जा रहे हैं केरल के जंगलों की कुछ खास झलकियों के साथ। बिल्कुल, जहां पर 5000 से अधिक फूलों के पौधे, 139 स्तनधारी, 508 पक्षियों और 179 अभयचरों का घर है। आप उठाइए इन दृश्यों का आनंद। हमें और हमारी टीम को दीजिए अनुमति। नमस्कार।